हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचना के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की, ओवरऑल संसार में सबसे छोटी कोशिकाएं और सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, मानव में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो इन सब की चर्चा हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में यानी कि कोशिका के वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका की संरचना के बारे में। तो कोशिका की संरचना के बारे में अगर हम लोग सीख रहे हैं तो सबसे पहले आना क्या चाहिए, पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, कोशिकांग के बारे में। तो कोशिकांग क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। पहला जो होगा वो क्या है, कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है अगर देखा जाए तो आपको केवल इतना ही बताना है, इतना ही याद रखना है। कोशिकांग क्या है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। यानी कि कोशिका जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है उसी को क्या कहते हैं, कोशिकांग। इसके शब्द से ही पता चल रहा है कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब हो गया क्या, कोशिका का अंग। ठीक है, तो क्या होगा, कोशिका के अंदर की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मानव की जो कोशिका होती है वो किस आकार की होती है, तो गोलाकार। अगर आप लोग देखेंगे पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, आयताकार की होती है, कुछ चौकोर टाइप की होती है। और जो मानव की कोशिका होती है वो कुछ गोल टाइप की होगी। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मानव की कोशिका का आकार कैसा होता, तो आप लोगों को केवल बताना है क्या, वृत्ताकार यानी कि गोलाकार होती है। और पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो आपको बताना चौकोर यानी कि आयताकार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये मानव की कोशिका है जो वृत्ताकार है, वैसे गोल तो है नहीं पूरा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा समझने के लिए कि क्या है, एक कोशिका है। तो कोशिकांग क्या है, इसके अंदर पाई जाने वाली इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी इकाई पाई जाती है, तो अगर हम लोग कहें तो इस कोशिका के अंदर कई प्रकार की छोटी छोटी इकाइयाँ पाई जाती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, हम सबका शॉर्टकट लिख रहे हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक पाया गया। दूसरा क्या पाया गया, वैक्यूल्स पाया गया। ठीक है, वैक्यूल्स पाया गया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया, वैक्यूल्स। फिर क्या लिख दिया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिसका शॉर्टकट हमने क्या कर दिया, ER कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पाया गया, साइटोसोम पाया गया। क्या पाया गया, साइटोसोम पाया गया। फिर उसके बाद क्या पाया गया, लाइसोसोम पाया गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, सबका शॉर्टकट लिखा गया है। और ये सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, और एक होता है लाइसोसोम से पहले हम लोग पढ़ लेंगे किसको, राइबोसोम को, राइबोसोम। फिर उसके बाद क्या होता है, लाइसोसोम। फिर बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक। तो कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा कोशिका की संरचना जब इस प्रकार की होगी तो ये जो बाहर वाले परिधि है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो इन सबको बांध के रखी है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, साइटोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। इन सबको अगर बांध के रखने का कोई कार्य करता है तो कौन करता है, ये जो बाहर की परिधि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाहर ये जो पतली सी झिल्ली लगी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार से होता है, बहुत हल्की सी पतली सी झिल्ली होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। याद रखिएगा, कोशिकांगों को रक्षा कौन प्रदान करता है, तो कौन है वह, कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से कुछ होता है। तो हम लोग देख लेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं। पहले हम लोग कोशिका की झिल्ली को पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर जो इकाइयां पाई जाती हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो होगा हमारा हो गया कोशिकांग। दूसरा जो हमने ले लिया किसको, कोशिका झिल्ली को।
ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में अगर बोलें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, आर है, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली की कुछ विशेषताएं होती हैं, याद रखिएगा। हम लोग ये मानव की कोशिका को पढ़ रहे हैं, कोशिका की झिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो आप कहोगे मानव में। यानी जितने भी जीव जंतु होते हैं, स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जंतु, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी कोशिकाओं पे क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। और कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ आप लोग पॉइंट में लिखते चलिएगा किस में पाया जाता है, तो मानव, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, जीव जंतु में मानव भी आ जाएगा, मानव यानी जीव जंतु तथा किसमें, पादपों यानी कि पेड़ों में, ठीक है। जीव जंतु व पेड़ों में जो होता है या कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये झिल्ली की एक विशेषता होती है, हम लोग यहाँ लिखते चलेंगे, ठीक है। झिल्ली की जो पहली ये विशेषता हो गई, दूसरी जो विशेषता है इस कोशिका झिल्ली की, दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कैसी होती है, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक या इस प्रकार की झिल्ली होती है कि ये केवल ऊर्जा को अंदर आने देती है, बाहर निकलने नहीं देती है। यानी कि हम लोग जो भोजन वगैरह करते हैं, हमारे भोजन करने से जो कुछ हमें ऊर्जाएं मिलती हैं, उस ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, उनको बाहर नहीं जाने देता। इसी को कहते हैं अर्धपारगम। तो इस झिल्ली की एक विशेषता क्या है कि ये जो झिल्ली होती है, केवल विटामिन्स वगैरह यानी जितने भी ऊर्जा हम भोजन के द्वारा जितनी भी ऊर्जा लेते हैं, जब कोशिका के अंदर प्रवेश करता तो ये झिल्ली क्या करता है, उस ऊर्जा को अपने अंदर आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको अर्धपारगम्य कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, तो जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में, याद रखिएगा दोनों में पाया जाता है, जीव जंतुओं में तथा पेड़ पौधों में। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली कुछ में तो पाया जाता है, लेकिन कुछ और भी पेड़ होते हैं जिनमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल। तो अगर पूछा जाएगा सेल वॉल किस में पाया जाता, तो आप क्या कहोगे, पेड़ पौधों में, ठीक है। तो सेल वॉल किस में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में। यहाँ लिख देते हैं किस में, पेड़ पौधों में, ठीक है। तो सेल वॉल केवल किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका झिल्ली जो होती है वह जीव जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती, ठीक है। यह कोशिका झिल्ली की अपेक्षा बहुत कठोर होती है। इसका कार्य क्या है, इसका क्या कार्य है, पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य क्या करता है, कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, आप लोग देखिएगा, ये मानव की कोशिका है। तो इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं होती हैं किसकी, पेड़ पौधों की, आयताकार होती हैं। तो हम यहाँ ऐसे बना देते हैं, कुछ इस प्रकार की होती हैं। तो एक कोशिका झिल्ली, उस हम लोगों में क्या होता है, मानव में, जीव जंतुओं में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। लेकिन इनमें क्या होता है, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, ऊपर इसके एक मोटा सा परत पाया जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज। क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कोशिका भित्ति, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप लोग किसको क्या कहेंगे, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। यानी पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन मानव की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। यहाँ लिख दें किसकी बनी है, प्रोटीन की, ठीक है। मानव की कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है,
प्रोटीन की बनी होती है, और पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसका कार्य क्या है, शरीर की कोशिकाओं को यानी कि पेड़ पौधों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है और किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्ति। आगे हम लोग देखेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके एक एक इकाई को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा जो हमारी कोशिका के अंदर की इकाई है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले हम लोगों ने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के बारे में देख लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा समय लगता है दोस्तों, इसलिए हमने पहले से ऑलरेडी इसको लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो में ही हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन कर लें। ठीक है, तो कोशिका की झिल्ली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, कोशिका भित्ति हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को और गोल्जी बॉडी को हम लोग देखने वाले हैं, नंबर 4 और नंबर 5 को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, सूत्रकणिका कहेंगे, कणिका कहेंगे। खोज इसकी किसने की है, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, अल्टमैन ने की है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कैसा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। इसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन श्वसन जो होता है वह 2 प्रकार के होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है बाह्य श्वसन, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है, आंतरिक यानी कि ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस ऑक्सीजन के फलस्वरूप, ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल, एक सर्कल चलता है, चक्र जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम क्या है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस चक्र की खोज की है। तो ऑक्सीजन को क्रेब्स चक्र क्या करता है, तोड़ करके 38 ATP में बदल देता है, 38 ATP में बदल देता है। और वह 38 ATP मिल के क्या बनाता है, एक ग्लूकोज तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जब प्रवेश करेगा तो उस ऑक्सीजन को तोड़ने का कार्य कौन करता है, क्रेब्स साइकिल। इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया है, इसलिए इस सर्कल का नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। फिर उस ऑक्सीजन को 38 ATP में तोड़ने का कार्य जब एक क्रेब्स साइकिल कर चुका होता है तो ये 38 ATP मिल के एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसी ऊर्जा के निर्माण के कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म अगर कभी कभी पेपर में पूछा जाता तो एड्रोसिन ट्राई फास्फेट, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज कैसे बना, आप लोग जानते हैं 38 ATP से बनता है। और यह ग्लूकोज कैसा होता है, शुद्ध ग्लूकोज होता है। ठीक है, जब आप लोग श्वसन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को ऑक्सी और अनऑक्सी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मानव में ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मानव के शरीर में किसके द्वारा मिलता है, आप लोगों ने वंशानुक्रम पढ़ा होगा, केवल माता से हमको ये विरासत में मिलता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें यानी कि पिताजी का कोई योगदान नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें विरासत में किसके द्वारा मिलता है, तो माता के द्वारा हमें माइटोकॉन्ड्रिया विरासत में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को यानी कि इसके आंतरिक दीवार को, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी दीवार, आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन किस प्रकार का होता है, तो ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन में जब ऑक्सीजन जाएगा तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा यह ऑक्सीजन 38 ATP में टूटकर एक ग्लूकोज बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का भी निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। पूछ लेगा कि ऊर्जा का पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया। मानव में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिलता है, तो केवल माता द्वारा ही हम लोगों में ट्रांसफ़र होता है, पिता में कोई योगदान नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। तो इतना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, खोज इसकी अल्टमैन ने की है। ठीक है, अब जब ऊर्जा इसमें बन जाता है, ऊर्जा वगैरह, तो उस ऊर्जा को पहुँचाने का कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इसीलिए हमने स्टेप 2 स्टेप लिखा। अभी माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बना देगा, ग्लूकोज वगैरह बना देता है, तो क्या करता है, गोल्जी बॉडी को दे देगा पूरा सिस्टम। ठीक है,
अब गोल्जी बॉडी क्या कहेगा कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो ऊर्जा बनाया गया है वह ऊर्जा इस शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। इसलिए ऊर्जा का संग्रह कौन करता है? गोल्जी बॉडी। वो ऊर्जा को रख के फिर उसके बाद उसका परिवहन करता है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा को ले जाने का कार्य कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए हाथ से कोई कार्य कर रहा है तो पूरी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं अपनी ऊर्जा को कहाँ ला कर देती हैं? यानी इस हाथ की कोशिकाओं को दे देती हैं। और वह कोशिका देने का कार्य कौन करता है? उस ऊर्जा को लाने का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी। जैसे मान लीजिए अगर कोई दौड़ रहा हो तो उस समय उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पर चाहिए? तो पैरों में चाहिए। तो वहाँ शरीर के अन्य अंगों से ऊर्जा लेकर गोल्जी बॉडी आएगा और वहाँ जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ की कोशिकाओं को ऊर्जा थोड़ा थोड़ा दे देता। और आप जानते हैं कि मानव के शरीर में एक दो कोशिकाएं नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो स्लाइडन और स्वान ने पहले से ही बता दिया है कि कोशिका के कार्य कौन कौन से हैं और पूरा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? ऊर्जा का संग्रह करना, उसका परिवहन करना। इसकी खोज किसने की है? गोल्जी बॉडी की खोज किसने की है? तो काइमिलो गोल्जी ने। इन्हीं के नाम पे ही गोल्जी बॉडी इसका नाम रखा गया। ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा को संग्रह करता है और शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ऊर्जा को ले जाने का कार्य, यानी यातायात साधन का कार्य है। ठीक है, साधन वाला कार्य करता है। भैया यहाँ से ऊर्जा ले जाकर वहाँ रखेगा, वहाँ से ऊर्जा ले जाकर यहाँ रखेगा। ठीक है, तो ये कार्य किसका है? गोल्जी बॉडी का कार्य है। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी को देख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे किसको? वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम के बारे में। वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, तो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। वैक्यूल्स का कार्य क्या होता है कि वैक्यूल सबसे पहले पाया किस में जाता है? पेड़ पौधों तथा जीव जंतु दोनों में वैक्यूल्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर वैक्यूल्स होता हुआ पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों में पाए जाते हैं। इसका कार्य होता है जल तथा भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि मानव का जो शरीर होता है उसमें 65% जल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा शरीर ही जल से भरा है। यानी कि जो मानव का शरीर होता है, जो उसकी कोशिका में पाए जाने वाला गोल्जी बॉडी होता है, उसमें जल छोटे छोटे तरल पदार्थों के रूप में क्या होता है? संग्रहित रहता है। जैसे मान लीजिए हमने इस गोल्जी बॉडी को यहाँ पे लाकर रख दिया है। अब इसमें क्या होगा? जो जल होता है वह तरल पदार्थ के रूप में, छोटी छोटी जलनुमा तरल पदार्थ के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक ना। और वह जो होता है टोनोप्लास्ट नामक आवरण से घिरा रहता है। कौन? गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होता है वो टोनोप्लास्ट नामक आवरण से ढका रहता है। तो वैक्यूल्स क्या होता है कि इसका कार्य क्या होता है? जल को संग्रहित करता है, उसके बाद जल तथा भोज्य पदार्थों को क्या करता है? संग्रहित करता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मानव का जो वैक्यूल्स होता है वह छोटा होता है किसकी अपेक्षा? पेड़ पौधों की अपेक्षा। पेड़ पौधों का वैक्यूल्स जो होता है बड़ा होता है, और जो जानवर होते हैं उसका भी थोड़ा बड़ा होता है, मानव की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक बार पानी वगैरह क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। किसमें? वैक्यूल्स में। ठीक है, जब बारिश वगैरह नहीं होती तो उसी के माध्यम से वो जीवित रहते हैं, वो सूखते नहीं है। लेकिन जो मानव होता है उसका वैक्यूल्स बहुत जल्दी से सूखने लगता है, इसलिए उनको बराबर पानी वगैरह पीना चाहिए। ठीक है, सेंट्रोसोम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तारककाय। वैक्यूल्स को क्या कहते थे? रसधानी कहते थे। सेंट्रोसोम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तारककाय कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका कार्य कोशिका विभाजन। यहाँ विभाजन का मतलब होता है तोड़ना नहीं, यहाँ विभाजन का मतलब होता है टूट करके नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना। यानी जैसा सेंट्रोसोम चाहेगा उसी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर देगा। ठीक है, लेकिन ये विभाजन किसके कहने पे करता है? तो याद रखिएगा, यहाँ एक है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। कोशिका को संचालित कौन करता है? तो केंद्रक। केंद्रक के बारे में जब हम लोग आएंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या करेगा? एक कोशिका को विभाजित करता है, यानी कि नई नई कोशिकाओं को जन्म देता है। कौन? सेंट्रोसोम। विभाजन का मतलब ये होता है कि नई नई कोशिकाओं को जन्म देना। ठीक है, जैसे अपनी ही प्रकार की अनेक कोशिकाओं को टू कॉपी करके फोटोकॉपी कर देना ही क्या है? विभाजन है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का मतलब कोशिकाओं को विभाजित करना, नई नई कोशिकाओं को जन्म देना।
तो सेंट्रोसोम के ही द्वारा जो शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण होता है, ठीक ना। मानव में शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, जो सेंट्रोसोम होता है एक कंट्रोल से बाहर हो जाता तो धड़ाधड़ क्या करता है, अपनी ही तरह बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको चोट लग गया हो, यहाँ की कोशिका की मर गई हो, अब केंद्रक बोला कि भैया वहाँ कोशिका है नहीं, तो केंद्रक के कहने पे सेंट्रोसोम क्या किया, वहाँ पर कोशिकाओं को बनाने लगा। मान लो यहाँ पर 100 कोशिका की ज़रूरत है, सेंट्रोसोम वहाँ पर अगर 100 कोशिका बना देता है तो आपका तो मान लीजिए ठीक हो गया। लेकिन सेंट्रोसोम जब कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वहाँ 100 कोशिका की ज़रूरत है, तो वहाँ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है, जिससे क्या होता है, कैंसर होने की संभावना हो जाती है, यानी कैंसर होने लगता है। के द्वारा होता है सेंट्रोसोम के अनियंत्रित हो जाने के कारण क्या होता है, कैंसर वगैरह होने लगता है, ठीक है। लेकिन पूछा जाए सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता, तो आप कहोगे मस्तिष्क के न्यूरॉन में। हमने मस्तिष्क के बारे में कोशिका जब पढ़ा रहे थे पार्ट 1 वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। उस मस्तिष्क जो होता है 2 भागों से बना होता है, न्यूरॉन का और गीलियल सेल का। तो वही 10% गीलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क में ट्यूमर वगैरह होता है, और वह ट्यूमर कैंसर का रूप नहीं ले पाता, तभी आदमी क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। लेकिन जो उसका दूसरा वाला भाग होता है न्यूरॉन, वह जो होता है न्यूरॉन मस्तिष्क का 90% भाग है, यानी मस्तिष्क में 90% न्यूरॉन है, 10% गीलियल सेल। गीलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या होता है कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर चोट और न्यूरॉन पे लग जाए तो क्या होता है, आदमी तुरंत डेथ एक्सपायर कर जाता है। अगर आप लोग देखें, जो आर्मी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सिर पे यहाँ गोली वगैरह मारते हैं ताकि आदमी तुरंत डेड हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम है नहीं, अब जैसे ही चोट लगी आदमी का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद है सेंट्रोसोम किस में नहीं पाया जाएगा, तो न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है। अगर होता है तो किस में, न्यूरॉन के बगल क्या होगा, गीलियल सेल, यानी मस्तिष्क का दूसरा जो भाग होता है वो गीलियल सेल जो 10% है, उसी में क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण ट्यूमर वगैरह होने की संभावना रहती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइसोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम और केंद्रक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।